Hello friends, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो देखिए फ्रेंड, जो भी भाई बहन इस बार का यूपीएसआई अर्थात यूपी दरोगा का 2021 का एग्जाम दे रहे हैं या जिसने दे दिया है वह इस वीडियो को देखकर समझ आएंगे, और जिसका अभी आगे एग्जाम है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बार बार कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर पाली में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए जिन्हें आगे एग्जाम देना है वो जल्द से जल्द इस वीडियो को फटाफट से देख ले और क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना और फटाफट से रिवीजन कर लेना 2-3 बार। तो चलिए फ्रेंड्स, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। पहला क्वेश्चन है कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य केस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है संबंधित जो 1978 में इस केस से कैदियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद मिली थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 1978 में इस केस से कैदियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको वे बता रहा हूं जो इस बार के किसी न किसी पाली में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के प्रश्न लगभग हर पाली में रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्कर्वी रोग या फिर मसूड़े फूलना ये किस विटामिन की कमी से रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी रोग हैं इस तरह से विटामिन की कमी की वजह से जो भी रोग हैं उन सभी को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न जरूर हर पाली में यहां से संबंधित आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है, सिंपल है, और ये लगभग डेली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी न किसी पाली में। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, यही जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी उसके सीजीआई है या फिर जो अन्य न्यायाधीश है उन सब की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और याद रखिएगा, जो संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। देखिए ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है और मैं दावा करता हूं कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो देखिए जो दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो भारत सरकार ने 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया था, और जिसका उद्देश्य क्या था? दहेज लेना और दहेज देना इन दोनों को रोकना था, इनकी प्रथा को समाप्त करना था। इसलिए 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। और याद रखिएगा, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से वर्ष 1829 ईस्वी में इसे कानून बनाकर सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया, अर्थात उसकी समाप्ति की गई। और किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और नेक्स्ट फैक्ट है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जबरदस्त ये क्वेश्चन है भाई साहब, शारदा एक्ट के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। शारदा एक्ट के बारे में के नाम से भी जानते हैं, जो कि कब? 28 दिसंबर 1929 को ये पारित हुआ था। याद रखिएगा, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और शारदा एक्ट के बारे में बात करें तो इस एक्ट के पास होने के बाद ही लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी, जिसे बाद में परिवर्तित करके लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं उनके बारे में उनका आंसर तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी होगी उस क्वेश्चन के बारे में, तो फ्रेंड्स जो भी संबंधित जानकारी होगी सभी के बारे में आपको अवगत कराऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वही जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और संविधान के आर्टिकल 324(2) किसमें 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई है। और यदि बात करें राज्य की, तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और सेंट्रल लेवल पर करेगा राष्ट्रपति। और याद रखिएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। मैंने पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है और बड़ा सिंपल है, आप सभी जानते हैं, आपने अक्सर देखा भी होगा जब चुनाव होते हैं उसके बाद में जब भी प्रधानमंत्री कोई नियुक्त होता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं
वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और याद रखिएगा, देश का राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए भारत का राष्ट्रपति ही शपथ भी दिलवाता है। और याद रखिएगा, जो यूपीएससी है अर्थात जो यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस है, संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो अध्यक्ष होता है और बाकी जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने वीडियो देखी, आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी ये जो संघ और राज्यों से अधीन जो जिस तरह से ये जो भाग हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे वो भाग आपका 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12, 13, सभी भाग मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई ना कोई भाग से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए आपसे पूछा गया है जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है या फिर जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, जैसे कि राज्य लेवल पर आपका स्टेट पीसीएस हो गया और राज्य लोक सेवा आयोग, और संघ लेवल पर आपका हो गया संघ लोक सेवा आयोग, अर्थात आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जितनी भी इस तरह की सेवाएं होती है वो संविधान के किस भाग में उनका वर्णन किया गया, आपसे पूछा गया है। तो भैया वह आपका कौन सा है? वह भाग है आपका 14, भाग 14, और ये आर्टिकल 308 से 323 अर्थात 308 से 323 के अंतर्गत इसका उल्लेख है संविधान में। और जो आपका भाग 15 है, कौन सा? भाग 15, इस यह निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन प्रक्रियाएं इसमें दी गई है भाग 15 में। और जो भाग 18 है ये आपातकालीन उपबंध इसमें दिए गए हैं, उसमें उल्लेखित हैं। जबकि जो भाग 20 है ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। और संविधान के संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो भैया वह आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने बार बार आपको बताया है। यदि आपको यह भी नहीं पता तो भैया पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है भैया फिर। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि जो भाग 10 है वो संबंधित आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित भाग 10। तो देखिए सभी भाग ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? अर्थात जो भारत का विधिक अधिकारी होता है प्रमुख, वह कौन होता है? तो भैया वह होता है भारत के महान न्यायवादी। और 1000 बार मैं आपको चिल्ला कर मैंने आपको बता दिया है कि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यदि आप फिर भी इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए तो कान के नीचे लगेगा एक तमाचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी। और देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इससे संबंधित जो आर्टिकल है उसको याद करने की। आपका यदि आपने यहां एजी बना दिया तो देखिए 76, इससे आपका ये ए बन गया और इससे आपका बन गया जी। तो देखिए होगा ना एजी से आपका 76। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या होता है? मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये क्या करता है? सरकार का ये प्रमुख वकील का काम भी करता है। ये भारत का जो विधिक अधिकारी इसलिए कहा गया कि भारतीय सरकार जो होती है ये उसका प्रमुख वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में। यदि कोई केस लड़ा जा रहा है तो भारत सरकार से संबंधित। और जो महान्यायवादी है इसका उल्लेख मैंने आपको बताया आर्टिकल 76 में है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अभी जो वर्तमान में 15वें अर्थात वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? उनका नाम है भैया के वेणुगोपाल। और जबकि बात करें राज्य से संबंधित तो भैया जो एडवोकेट जनरल होता है ये राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य में होता है आपका एडवोकेट जनरल और सेंटर में होता है आपका कौन सा? अटॉर्नी जनरल, एजी, महान्यायवादी। चलिए सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए यह क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा रहा है। जिसने एग्जाम दिया होगा या जो एग्जाम दे रहे होंगे वो सब जानते हैं कि यह क्वेश्चन कितना जबरदस्त धुआं प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है और 1992। और देखिए यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है बच्चों को, क्योंकि यहां पर उन्हें डाउट ये हो रहा है कि सर 1992 में हुआ था कि 1993 में हुआ था। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल में ये संविधान अधिनियम ये पारित हुआ था। और ये 24 अप्रैल, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। देखिए भैया लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को। और अधिनियम बना कब था? तो 1992 में। तो याद रखिएगा अधिनियम बनना और अधिनियम लागू होना भैया दोनों में धरती आसमान का फर्क है। जब किसी भी एक्ट पर, किसी भी अधिनियम पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसके बाद ही वह लागू माना जाता है।
तो लागू कब होता है? 24 अप्रैल को। तो इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। और मूल संविधान में जो भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित जो उपबंध हैं उन सब की चर्चा की गई है, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 243। मैंने बार बार बताया कि पंचायती व्यवस्था है उसका उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 243 में है, 243 में है, और भाग है आपका 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था भाई साहब 1992 में। ये भी कब हुआ था? देखिए ये हुआ था आपका 1992 में। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें संशोधन करके इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को शामिल किया गया था। जबरदस्त धुआं प्रश्न है भाई साहब, एग्जाम हॉल में भी धुआं करोगे आप यदि एक क्वेश्चन आ गया तो। और जिसने मेरी वीडियो देखी होगी तो वह 100% राइट आंसर, राइट टिक करके आएगा। तो 3 भाषाएं थी आपकी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जोड़ी गई थी आपकी किसके द्वारा? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। चलिए अगला धुआं प्रश्न है फ्रेंड्स कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है? देखिए बड़ा ही जबरदस्त और मौलिक अधिकार से संबंधित आपका एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका है आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 20। जो आर्टिकल 20 है इसमें जो है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। और याद रखिएगा, ध्यान से यहां पर पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ना, ठंडे दिमाग के साथ। कोई व्यक्ति किसी अपराध के तहत जब तक दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। देखिए यदि किसी ने उस कानून का अतिक्रमण नहीं किया है तो वह तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि क्या अपराध के रूप में आरोपित है, जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और किसी व्यक्ति को याद रखिएगा, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित या फिर सजा नहीं दी जा सकती। और किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को अर्थात अपराधी किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को खुद अपने ही विरुद्ध खुद ही गवाह बनाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जबरदस्त, ये भी भाई साहब धुआं प्रश्न है। देखिए मैं इस वीडियो में आपको लगभग वे प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना बड़े ही इत्मीनान के साथ में। तो वह आर्टिकल है आर्टिकल 48A, जो 48A है। इसी में जो है पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का पूरा ही उल्लेख है, वर्णन है। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि था 1976 में, इसके द्वारा क्या किया गया है? इसी के द्वारा आर्टिकल 48 को जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और वन्य जीव और वन दोनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसवीं 7वीं अनुसूची के किस समवर्ती सूची में रखा गया था? ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वन्य और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसको संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो वह अनुसूची है 7वीं, 7th। और याद रखिएगा एक है आपका जल अधिनियम, जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम है, यह आया था आपका 1974 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को यह पारित किया गया था, याद रखिएगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आपका पारित हुआ था कब? 1981 में। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, सभी को याद रखिएगा। कोई भी आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, यदि आपको नहीं आएगा तो भैया धुआं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? आप सभी जानते हैं हो सकता है। तो यह किस आर्टिकल में वर्णित है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उसका अनुच्छेद है 153 में, आर्टिकल 153 में इसका उल्लेख है कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है। और याद रखिएगा 154 में क्या है? आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति और राज्यपाल में निहित होती है, यह बताया गया है। और आर्टिकल 153 के तहत मैंने आपको बताया है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और आपको मालूम है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात क्या होता है? राष्ट्रपति जब चाहे उसका तबादला कर सकता है, जब चाहे उसे हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि आयकर इनकम टैक्स, आयकर जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं,
आयकर ओब्लिक इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? तो भैया जो ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है, एक ये डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स में आपका कौन कौन से आते हैं? देखिए, जिस टैक्स को आप डायरेक्ट रूप से सरकार को चुकाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आता है। उसमें कौन कौन से आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है और आपका इनहेरिटेंस टैक्स है और साथ ही साथ गिफ्ट टैक्स भी है, जो इसके एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, जितने भी ये रोग है, जितने विटामिन की कमी से जो भी रोग हैं वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी को देख लीजिएगा। तो फोलिक एसिड की कमी से 4-5 पालियों में एक क्वेश्चन आ चुका है कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। बाकी रोग भी आप याद कर लीजिएगा, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा धुआं प्रश्न है कि सर थॉमस रो ये किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये आए थे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर किसका पुत्र था? आप फटाफट से कमेंट में लिखिएगा। मैंने आपको एक जो मुगल की वीडियो बनाई थी जहांगीर से संबंधित, उसमें बताया है। और याद रखिएगा, वर्ष 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में इन्होंने अपना दौरा किया था और सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त की थी। कहां पर? सूरत में 1615 ईस्वी में। और 18 सितंबर 1915 को ही अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, अंग्रेजी राजा कौन थे? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन काउंसिल होती है, जो यूएन महासभा होती है, उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो वह थे भैया विजय लक्ष्मी पंडित। और याद रखिएगा, यदि यूएन के मामले में बात की जाए, अर्थात ये तो थी आपके भारत के क्षेत्र में कि भारत का पहले जो अध्यक्ष थे वो बनने वाले कौन थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो वे थे विजय लक्ष्मी पंडित। और याद रखिएगा, यदि बात की जाए यूएन की, तो बेल्जियम के जो विदेश मंत्री थे जिनका नाम था पॉल हेनरी स्पॉक, ये 16 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे और एक सत्र के लिए इस पद पर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री पॉल हेनरी स्पॉक थे, जो कहाँ के थे? बेल्जियम के विदेश मंत्री थे। और भारत के थे भैया पहले अध्यक्ष बनने वाले विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? जबरदस्त धुआं प्रश्न है। तो ये हुई थी आपकी 26 अक्टूबर 1662 ईस्वी को। देखिए साथियों, अभी तक 3 बार ही आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। और पहला उदाहरण इसका कब है? अर्थात मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि पहला जो आपातकाल लगा था वो कब लगा था। तो वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में। कब? भारत चीन युद्ध के दौरान, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी कर लीजिएगा इसको, बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। और दूसरा जो आपातकाल लगा था वो लगा था आपका कब? 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच था, जिसे मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। और तीसरा एग्जाम्पल इसका था कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो इन्हीं की प्रधानता के तहत राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में यह लगा दिया गया था, जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। और इसके ऊपर आज तक भी बहुत हंगामा हो रहा है कि यह गलत था। अब हमें नहीं मालूम, आप खुद विचार कीजिए कि गलत था कि सही था। चलिए, मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था कि तीनों कब कब लगाए गए थे। तो ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को नोट करना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी, जिसे निजता का अधिकार कहते हैं, वो क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी है क्या। तो फ्रेंड्स, जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 21 के तहत। और यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया था। और 24 अगस्त 2017 को 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और कहा था कि निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित माना जाएगा। इन्होंने घोषित किया था, अभी हाल ही में 3-4 साल पहले की बात है। और इस निर्णय में न्यायमूर्ति थे चंद्रचूड़, जिन्होंने कहा था कि निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। एक बार यह भी क्वेश्चन एनटीपी से पूछा गया था कि निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है, ये वाक्य किसने कहा था? तो भैया हाल ही की बात है, 4-5 साल पहले की, कि ये न्यायमूर्ति थे चंद्रचूड़, जिन्होंने ऐसा कहा था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री एजुकेशन पॉलिसी कब शुरू हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है।
और उत्तर प्रदेश के लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2011 में ये पॉलिसी ये शुरू हुई थी। जबकि यदि देश की बात करें, देश के मामले में, तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था तो 2002 में पारित हुआ था। इसके तहत जो है आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, और आगे भी पूछ सकते हैं कि जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि कब हुई थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मालूम होना चाहिए, जो वर्ष 1951 है फ्रेंड्स, इसी में जो है जन्म वृद्धि दर में सबसे अधिक रही थी आपकी जन्म वृद्धि दर 1951 में। और इसीलिए जो है वर्ष 1951 को ही लघु विभाजक वर्ष, जिसे माइक्रो डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो भारत की जनगणना में एक दौर ऐसा भी आया था, एक समय ऐसा भी आया था जब जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, अर्थात बहुत कम रही थी, कम से कम रही थी। और यह दशक कौन सा था आपसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा 1911 से 1921 का वह दशक था। इसलिए 1921 को जनगणना वर्षों में भारत के जनगणना का महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ये 3-4 फैक्ट इस क्वेश्चन में है, सारे फैक्ट भाई साहब धुआं धुआं है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत का जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो भैया याद रखिएगा 1921 को कहा जाता है। और लघु विभाजक वर्ष है 1951, जिसमें जो है जन्म वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, विस्फोट हुआ था एक तरह से जनसंख्या का। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है। तो वह अनुसूची आपकी 7वीं। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि आप जितनी भी अनुसूची है उन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई सी भी अनुसूची के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के आधार पर जून 2020 में गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है। तो यह याद रखिएगा, ये जो जून 2020 में ये किया गया था, जो जनगणना की गई थी, उसके आधार पर जो है गिर वन क्षेत्र आप जानते हैं गुजरात में है, गिर जंगल, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 674, 674। याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा जरूर। यदि आपको मेरी मेहनत सफल लगती है, यदि आपको ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताए सारे यूजफुल लगते हैं, आपके लिए कंटेंट अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और अभी अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई सुझाव है, यदि कोई मिस टाइपिंग हो गया, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको अभी तक नहीं बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यदि अब बोलता हूं कि यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और साथ ही मैं बीच में आपको इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। आपका टाइम बहुत कीमती है, बेशकीमती समय आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, तो भैया उनके लिए भी शुभकामनाएं कि भगवान करें उनका सिलेक्शन 100% हो और उनके उनके कंधों पर सितारे आए और वो अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कर सके और उत्तर प्रदेश में वर्दी पहनकर अपने और अपने देश के, अपने राज्य की शान बढ़ाएं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।